हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ तंदुरुस्त और मस्त होंगे। चलिए, तो किसी ने खूब लिखा है, तूफानों में ताश के घर नहीं बना करते। यानी तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया को जीतने की हौसला रखो, एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। यानी कहने का अर्थ है, कभी आप एग्जाम देंगे, अगर कभी आपकी एक बार हार हो जाए तो उससे मत घबराइएगा, या एक जीत मिल जाए तो उससे ज्यादा खुशी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया को जीतने की हौसला रखनी चाहिए। चलिए, तो हम लोग आज पढ़ने वाले क्या हैं, तो पढ़ेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र, अध्याय नंबर 3, धातु और अधातु। इससे पहले हमने इस चैप्टर का 2 वीडियो दिया है जो हमारी चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर उपलब्ध है। और उसका नाम का भाई, द पार्ट 1 और पार्ट 2। अब पढ़िएगा, वहां लिखा हुआ है धातु अधातु पार्ट 1 और पार्ट 2 करके हमने दिया है वीडियो। आशा है कि अच्छी तरह से हमने समझाने का प्रयास भी किया है। अगर आप देखे होंगे तो अच्छी तरह समझ पाए होंगे, और नहीं समझ पाए हैं तो पहले पार्ट 1 देखिए, फिर पार्ट 2 देखिए, तब पूरा चैप्टर क्लियर हो पाएगा तुमसे कि चैप्टर में क्या क्या लिखा हुआ था, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव और कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले थे। इन सारे चीजों को भी हमने बारी बारी से क्लियर किया है। तो आज क्या हम लोग पढ़ेंगे, तो आज मूल रूप से हम पढ़ेंगे पार्ट 3। वहां लिखा हुआ है, क्योंकि आप थंबनेल देख करके ही आए हैं कि ये पार्ट 3 है। अब वीडियो जो होगा इस चैप्टर का, वो लास्ट वाली वीडियो होगी। यानी इस चैप्टर में पूरा का पूरा हम लोग क्लीन कर देंगे। ठीक है, बस करना क्या आपको, तो ध्यान से आपको सुनना है, और ध्यान से सुनिएगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ज्यादा देरी ना करके चलते हैं, हम लोग पढ़ेंगे धातु क्रम क्या है। कल हम लोग पढ़े थे, लास्ट पॉइंट हमारा क्या था, तो लास्ट पॉइंट में हमारा था कि सबसे पहले हम लोग पढ़े थे कि खनिज किसे कहते हैं। तो हम बताए थे रे भाई, धरती के नीचे खुदाई किया हमने, खुदाई करने के बाद कुछ ऐसी चट्टानें मिली जिसमें कुछ चमक थी, पीटने पर से एक आवाज आ रही थी, तो हमको लगा कि इसमें धातु हो सकती है, तो उसका नाम रख दिए हम कि खनिज है। यानी वैसे चट्टान जिससे धातु की प्राप्ति की जा सकती है, तो उसको हमने कहा खनिज। फिर हमने कहा कि कुछ खनिज ऐसे थे जो ज्यादा चमकदार थे, ज्यादा धातु की प्राप्ति करने योग्य था, तो उसको कह दिया हमने कि ये अयस्क है। क्लियर। फिर आगे पढ़ा कि अयस्कों के हमने प्रकार से बांटा, तो हमें प्राप्त हुआ सल्फाइड अयस्क, ऑक्साइड अयस्क, कार्बोनेट, हैलाइड और फॉस्फेट अयस्क। अभी 5 अयस्क इसलिए हमने पढ़ा कि प्रकृति में 5 प्रकार से मिलती है, लेकिन इन 4 का कोई जरूरत नहीं है। जब भी अगर कार्बोनेट हो, हैलाइड मिलेगा, तो पहले उसको ऑक्साइड में बदलेंगे, फिर जाकर के धातु का शोधन करेंगे। क्लियर। इसीलिए हमने पांचों को बताया था कि अगर 5 तरह से रहेगा तो हमें पहले बदलना होता है ऑक्साइड में, जो आगे अभी क्लियर करेंगे। अब सबसे पहली बात है कि धातु क्रम क्या है। तो धातु क्रम का मतलब हुआ कि जब आप धरातल से कोई अयस्क को निकालिए, तो क्या उसमें सीधा सीधा लोहा है, क्या उसमें सीधे धातु कोई भी एल्यूमिनियम है या कोई तांबा है, नहीं। उनके साथ कुछ ना कुछ जो है क्या रहती है, अशुद्धियां रहती है, और अशुद्धियों को अलग करने की जो प्रक्रिया है ना, वो कहलाता है धातु क्रम। अशुद्धियों को अलग करने की प्रक्रिया। चलिए, तो आप लोग पढ़ रहे थे कि धातु क्रम क्या है। तो हमने बताया कि धरातल से जो हम लोग अयस्क निकालते हैं, उन अयस्कों में केवल धातु नहीं रहती है, उसके साथ कुछ ना कुछ अशुद्धियां रहती है। कुछ मोटे मोटे अशुद्धियां होती है, कुछ अपद्रव्य अशुद्धियां होती है। तो अब इन सारी अशुद्धियों को ना अलग करना पड़ता है, तब जाकर के शुद्ध धातु की प्राप्ति होती है। अगर उसके बाद भी अगर कुछ मिल भी जाता है, फिर भी वो शुद्ध नहीं होता है, उसमें फिर भी कुछ ना कुछ अशुद्धि रहती है, तो उसको कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, तब जाकर के हमें शुद्ध धातु की प्राप्ति होती है। और ये पूरा जो प्रोसेस हम लोग अपनाते हैं ना, उसी को कहते हैं धातु क्रम। कोई दिक्कत। अब धातु क्रम में क्या क्या हम लोग अपनाते हैं,
इन सारे चीजों को हम लोग एक एक करके क्लियर करेंगे। बस सबसे पहले हमें पढ़ना है कि भाई गैंग क्या है। आपसे एग्जाम में पूछता है कि गैंग, अभी चोर डाकू वाला गैंग नहीं, चोर डाकू वाला गैंग नहीं, यहाँ गैंग का मतलब हुआ अशुद्धियां। गैंग का मतलब हुआ अशुद्धियां। जैसे आप कोई धरातल की खुदाई की, वहां कुछ चट्टानें मिली जिसमें चमक थी, तो आपने कहा कि ये भाई अयस्क हो सकते हैं या खनिज हो सकते हैं। जब उन खनिजों में हमने तोड़ना शुरू किया तो हमें कुछ मोटे मोटे बालू के कण मिले, पत्थर गिट्टी मिला। तो ये अशुद्ध मोटे मोटे जो अशुद्धियां हैं ना, उसको कहते हैं हम लोग गैंग। कोई पूछे गैंग क्या है, तो अयस्कों में जो मोटे मोटे बालू मिट्टी के कण होते हैं ना, उसे क्या कहते हैं हम लोग, गैंग कहते हैं। आप सीधा हो जाइए ऐसे। चलिए, तो गैंग समझ गए। अब इसे अलग करना बहुत जरूरी है। जब तक इसको अलग नहीं करिएगा तो फिर आपका ना जो अयस्क है उससे धातु की प्राप्ति नहीं होगी। तो अयस्क को अगर माने गैंग को अलग करने के लिए हम लोग कई तरह की विधियां अपनाते हैं। अयस्कों का सांद्रण। अब अयस्कों का सांद्रण क्या है समझिए। अयस्क में जो अपद्रव्य होता है उसको अलग करते हैं। अयस्कों के सांद्रण में क्या करते हैं, उसमें जो अपद्रव्य होता है, अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है द्रव्य, द्रव्य का मतलब कुछ ना कुछ अशुद्धियां होगी, उसको अलग करते हैं, तो ये कहलाता है सांद्रण। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मूल रूप से दो विधि अपनाते हैं, उनका नाम है निस्तापन और भर्जन। मूल रूप से हम लोग क्या अपनाते हैं, निस्तापन और भर्जन। तो भाई निस्तापन क्या है समझो थोड़ा सा, कि कोई अयस्क लिए और उसको वायु की अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में जब गर्म करेंगे उनमें से जो अशुद्धियां हैं जब वो बाहर निकल जाएगी तो उसको कहेंगे हम लोग निस्तापन, वायु की अनुपस्थिति में। ठीक है। अब भर्जन क्या है, तब भर्जन है वायु की पर्याप्त आपूर्ति में, यानी कि वायु की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, भर्जन। कोई दिक्कत। तो अयस्कों के सांद्रण की जो सबसे मेन विधि है वो या तो निस्तापन है या भर्जन है। कोई दिक्कत। तो निस्तापन में क्या करते हैं, या तो वायु की अनुपस्थिति में, खास करके ये होता है ऑक्साइड अयस्कों में, क्योंकि ऑक्साइड अयस्क में तो ऑलरेडी पहले से ऑक्सीजन है, तो हमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है, तो हम लोग वायु की अनुपस्थिति में कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई सल्फाइड अयस्क हो, अगर कोई कार्बोनेट अयस्क हो, कोई हैलाइड अयस्क हो, है ना, तो वैसी स्थिति में तो ऑक्सीजन है नहीं उसको, तो हम उसको किसकी उपस्थिति में करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो वो कहलाता है भर्जन। कोई दिक्कत। तो एग्जाम में आता क्या है, आपको पूछता है गैंग किसे कहते हैं, निस्तापन किसे कहते हैं, भर्जन किसे कहते हैं। अब यहाँ पर और विधियां हैं, जैसे गालक है, धातुमल है, परगलन है। तो ये सब पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जाम मतलब किताब में दिया हुआ है तो हमने नोट कर दिया है। गालक वह पदार्थ है जिसे निस्तापित या भर्जित अयस्क को कोक के साथ मिला करके, यानी कि जब हम निस्तापन करेंगे या भर्जन करेंगे तो ऐसी स्थिति में कोक के साथ उसको मिला करके अयस्क में जो विद्यमान अगलनीय अपद्रव्य होते हैं उसको अलग करते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग गालक। अब आप नहीं समझ में आया होगा तो इसको ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए एक अयस्क है ए, अब इसको हम निस्तापन करते हैं तब भी इसमें से जो अशुद्धियां हैं वह नहीं निकल रही थी, इसको भर्जन किया हमने तभी अशुद्धि नहीं निकल रही थी, तब बड़ा खोपड़िया हमारा हिल गया कि अरे भैया इसमें से अशुद्धि भागेगा कैसे, निस्तापन किए तभियो नहीं गया, भर्जन किए तभियो नहीं गया। तो हमने क्या किया, इसमें मान लीजिए एक गालक, गालक यानी एक बी पदार्थ को हमने अटैच कर दिया और कोक के साथ मिला करके इसको अब हम निस्तापन या भर्जन अब कर रहे हैं। तो बी क्या कर रहा है, इसमें जो अशुद्धियां थी उसके साथ वो अभिक्रिया कर लिया। बी का काम है अशुद्धि से अभिक्रिया करके उसको बाहर कर देना। ठीक है। तो गालक समझ गया ना, एक ऐसा पावरफुल पदार्थ था जो किसी अयस्क में जो अपद्रव्य अशुद्धियां थी जो अलग नहीं हो रही थी उसको क्या कर दिया, वो अलग कर दिया। तो गालक का काम यही होता है कि अयस्क में जो अपद्रव्य अशुद्धियां जो निस्तापन या भर्जन से अलग नहीं हो रही थी उसको क्या कर दिया, उसने अलग कर दिया। जैसे देखिए धातु मल क्या है भाई, तो नाम से ही पता चल रहा है धातु मल। अब जैसे मान लीजिए मल का मतलब होता है अवशेष, गंदगी, हमारे शरीर का मल तो गंदगी भाई, तो ठीक वही तरह से धातु मल का मतलब क्या, गंदगी। द्रावक अयस्क में उपस्थित अपद्रव्यशील अपद्रव्य के संयोग करके द्रव्यशील पदार्थ बनाती है,
तो उसको कहते हैं हम लोग धातुमल कहेंगे। यानी मान लीजिए जैसे अभी आपने क्या देखा कि एक ए पदार्थ था, इसमें कुछ अपद्रव्य था जो अलग नहीं हो रहा था, तो हमने बी एक गालक पदार्थ मिलाया, तो इसमें से अशुद्धि को क्या कर दिया, अलग करके। अब मान लीजिए अशुद्धि था सी नाम का कोई, तो बीसी एक अलग चीज बन गया, अशुद्धि बन गया। तो यही बीसी क्या है, एक प्रकार का धातु मल है, वो धातु के अवशेष हुए, गंदगी हुआ, कोई दिक्कत। तो आपने क्या समझा कि किसी अयस्क में जो अपद्रव्य होते हैं उसको हम लोग बाहर जब निकालते हैं तो धातु अलग हो गया, अवशेष अलग हो गया, तो इसी अवशेष को कहते हैं हम लोग धातु मल। कोई दिक्कत? चलिए, ये परगलन की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी समझिए भाई परगलन क्या है। धातु के ऑक्साइड को कोक के साथ गर्म करके उसे धातु में परिवर्तित करने की प्रक्रिया परगलन कहलाती है। अब समझिए एक तरह से कहानी क्या है कि जैसे भोज होता है ना, तो दाल अरहर का हो या जो भी हो, वो जल्दी अगर नहीं सिझ रहा है तो ओकरे में लोग सोडा डाल देता है, खाने वाला सोडा, वो तुरंतर काम कर जाता है, नहीं कर जाता है। तो कहने का मतलब है कि उस सोडा का काम क्या हुआ कि उसके दाल को तुरंत ही क्या कर देना है, गला देना है। ठीक सेम कहानी यहाँ पर ये कोक जो है वो क्या करती है, धातु के ऑक्साइड में जो अशुद्धियां हैं उसको गला करके क्या कर देती है, बाहर कर देती है। ये विधि क्या कहलाती है, परगलन। ठीक है, जैसे एक लोहा लीजिए, लोहा के अयस्क हेमेटाइट। अब हेमेटाइट को सीधा गर्म करेंगे तो नहीं होता है, तो उसमें क्या करते हैं, कोक और चूना पत्थर मिला के जब हम लोग बात्या भट्टी में गिराते हैं तो वहां पर कोक जलती है, इतनी मात्रा में उष्मा देती है कि उस हेमाटाइट में जो अशुद्धियां हैं उससे अभिक्रिया करके उसको बाहर कर देती है, अशुद्ध जो धातु होता है उसको बाहर निकाल देती है। तो यहाँ पर कोक किसका काम कर रहा है भाई, परगलन का काम कर रहा है। कोई दिक्कत? तो हम लोग अभी पढ़ रहे थे धातु क्रम। धातु क्रम में हमने देखा गैंग, निस्तापन, भर्जन, अयस्कों के सांद्रण, फिर हमने देखा परगलन, निश्चालन और धातुमल। ठीक है, लेकिन मूल रूप से दो ही याद रखिएगा, आपको ज्यादा अच्छा रहेगा, निस्तापन और भर्जन। चलिए, अब आगे हैं धातु क्रम के सिद्धांत। देखिए धातु क्रम का सिद्धांत क्या होता है समझिएगा। अभी पीछे आपने एक चैप्टर में एक चीज देखा होगा, एक क्रियाशीलता श्रेणी बना हुआ है, एक क्रियाशीलता श्रेणी बना हुआ है जो आपके किताब में पेज संख्या है, बताऊं, पेज संख्या है 43 में। वहां लिखा हुआ है कि सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु, तब पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब देख रहे हैं ना, सबसे ज्यादा क्रियाशील है। मध्य में आ जाता है तो आयरन है, कैडमियम है, कोबाल्ट है, निकेल है, टीन है, लेड है, ये सब मध्य क्रियाशील धातु है। और सबसे नीचे देखिएगा तो लिखा हुआ है सोना है, प्लेटिनियम है, सिल्वर है, ये सब क्या है, सबसे निम्न क्रियाशीलता धातु है। देख रहे हैं, इसका मतलब क्या समझे कि जो पोटेशियम है ना वह तुरंत अभिक्रियाशील होती है। हमने बताया अभी था कि पोटेशियम नमी पाते ही क्या होती है, जल उठती है। क्या सोडियम में भी यही कहानी होती है, लेकिन सबसे कम सोना चांदी। अब क्रियाशीलता की श्रेणी से अगर देखा जाए तो जो धातु क्रियाशीलता की श्रेणी में सबसे ऊपर है, इसका मतलब है पोटेशियम होगा, बेरियम होगा, कैल्शियम होगा, सोडियम होगा, है ना। तो उसको हम लोग वैद्युत अपघटन विधि से हम लोग क्या करते हैं, धातु क्रम का पूरा करते हैं, वैद्युत अपघटन विधि से। जैसे हम आगे वैद्युत अपघटन विधि को विस्तार से समझाएंगे कि वैद्युत अपघटन विधि में कैसे हल करते हैं हम लोग। चलिए, दूसरा है, अगर जो मध्य में है यानी कि जो बीच में है धातु क्रम में, जैसे कोबाल्ट है, निकल है, लेड है, तो उनका हम लोग निस्तापन या भर्जन विधि से हम लोग कर सकते हैं। निस्तापन से भी हो जाता है और भर्जन से भी हो जाता है, लेकिन जो सबसे नीचे हैं उनको भर्जन विधि से ही करना पड़ता है। जैसे सोना है, चांदी, प्लेटिनियम है, समझ रहे ना। तो क्रियाशीलता श्रेणी में कितने, 3। सबसे ऊपर वाले को वैद्युत अपघटन विधि द्वारा, मध्यम वाले को निस्तापन या भर्जन दोनों से चल जाता है, लेकिन जो सबसे नीचे है उसमें निस्तापन काम नहीं करेगा, केवल भर्जन विधि काम करता है। तो हम पढ़ रहे थे धातु क्रम के सिद्धांत की कहानी। चलिए, अब धातु क्रम के कुल कितने सिद्धांत है भाई,
तो 4 सिद्धांत है। एक है अयस्कों का सांद्रण। फिर जब सांद्रित अयस्क मिल गया आपको, सांद्रित अयस्क मिल गया तो उसे ऑक्साइड में बदलिए। और जब ऑक्साइड मिल गया तो उसको धातु का निष्कर्षण करिए। वो जब निष्कर्षण हो गया, आपको धातु मिल गया, तो उसको शुद्ध करने के लिए शोधन करिए, है ना। फिर समझते हैं पहले क्या कर रहा है कि अयस्क मिला, तो अयस्क जब धरातल से मिली है तब पहले उसको सांद्रण करिए। सांद्रण का मतलब हुआ उसके में जो मिट्टी है, ओकरे में जो बालू है या अन्य जो दिखाई पड़ने वाली द्रव्यशील पदार्थ हैं, उसको आप छांट छांट के अलग कर दीजिए। अलग हो गया। चलिए, अब शुद्ध अयस्क मिल गया आपको। अभी धातु नहीं मिला आपको, शुद्ध अयस्क मिला है। अभी अशुद्धियां थी तो वो अशुद्धि को आपने अलग कर दिया, तो शुद्ध अयस्क मिला। अभी शुद्ध अयस्क को पहले ऑक्साइड में बदलिए, क्योंकि आप जानते हैं कि सल्फाइड से सांद्रण नहीं होगा। कार्बोनेट अयस्क रहेगा तो सांद्रण नहीं होगा, हेलाइड रहेगा तो सांद्रण नहीं होगा। तब पहले उसको ऑक्साइड में बदल लेंगे। ऑक्साइड में बदलने के लिए हम किसी किसी से अभिक्रिया करा करा के ऑक्साइड में बदलेंगे। जब ऑक्साइड में बदल गया तब उसको हम लोग करेंगे शोधन। चलिए, शोधन अगर हमको मिल भी गया, धातु अब हमको मिल गया, लेकिन कहीं कहीं पर ना शुद्ध धातु की जरूरत होती है। तो शुद्ध करने के लिए अब उसको हम लोग ले चलेंगे कहाँ, धातु के लास्ट वाली विधि शोधन में, तब जाकर के हमको धातु मिल जाएगी। तो चलते हैं इन 4 प्रक्रियाओं को पूरा करते हैं पहले, फिर आगे चलेंगे। सबसे पहले है अयस्कों के सांद्रण की विधि। जैसे मान लीजिए कि आपने धरातल की खुदाई की, वहां से कोई चट्टान मिला जिसमें आपने कहा कि ये भाई अयस्क हैं, चाहे वो लोहा का अयस्क हो, तांबा का हो, जस्ता का हो, बॉक्साइड एल्यूमिनियम का, किसी का भी हो। तो सबसे पहले उसमें से हम लोग गैंग को बाहर करते हैं। गैंग तो आप समझ गए कि मोटे मोटे बालू और मिट्टी के कण होंगे, वो तो साफ साफ यूं ही दिखाई पड़ेगी, समझ में आएगा ही कि मोटा मोटा बालू है, मिट्टी है, उसको बाहर कर दो। क्लियर। तो हाथ से चुनने विधि द्वारा हम लोग अलग कर दिए, तो उसमें से कुछ पदार्थ अलग हो गया, लेकिन फिर भी अभी पूरा शुद्ध नहीं हुआ है। तो इसको शुद्ध करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गुरुत्व पृथक्करण विधि का उपयोग करते हैं। कहेगा सर जी गुरुत्व पृथक्करण क्या हुआ। तो इसमें क्या होता है, गुरुत्व पृथक्करण विधि में क्या होता है कि कोई अयस्क आपके पास है, क्या आपके पास कोई अयस्क है। अब इस अयस्क को क्या करते हैं समझिएगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास हेमाटाइट अयस्क मिल गया, तो अयस्क को हम क्या करते हैं, पहला चूर्ण बना देते हैं, महीन एकदम दाना दाना, एकदम पीस दिए, एकदम सतुआ बना दिए उसको। चट्टान जो मिला ना धरती में, उसको महीन चूर्ण बना दिए, पूरा पीस के पाउडर बना दिए, हो गया। तो उसमें मिट्टी, अशुद्धि अशुद्धि और जो भी चीज हो सब पिसा गया। अब क्या करेंगे, एक गुरुत्व पृथक्करण विधि में इस तरह का एक चलनी होती है, ऊ में रहता है इस तरह का सीढ़ी बनल ऐसे। अब ऊपर से अगर कोई चीज को गिराइएगा, ठीक है ना, तो ये चलते रहते हैं। कभी गए होंगे चूरा मिल पर, गए होंगे या नहीं गए होंगे, ओकरे में चूरा मिल में यही कहानी होती है। अब वो क्या करता रहा, ये ऐसे ऐसे नाचते रहता, आगे पीछे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो क्या होगा कि जो भारी चीज होगा वो पीछे रह जाएगा, हल्का चीज आगे बढ़ जाएगा। क्लियर। तो हल्का वाला आगे पहले गिरेगा, ठीक है, अब भारी वाला पीछे से गिरेगा। तो हल्का वाला जब तक फिर आगे बढ़ गया, फिर भारी वाला पीछे से आ रहा था, हल्का वाला आगे गिर के यहाँ आ गया, पीछे वाला भी यहीं आ रहा है या गिरा है ना। तो ऐसे करते करते जो अशुद्धियां होगी वो आगे निकल जाएगी, अशुद्ध जो होगा वो पीछे रह जाएगा। और यहाँ आने के बाद अशुद्धि धराभाग से नहीं गिर गया, अशुद्ध यहाँ पर आपको मिल गया, तो दोनों अलग हो गया। तो इस तरह से हम लोग गुरुत्व पृथक्करण विधि से अलग करते हैं। अभी सब में काम नहीं करता है, कोनो कोनो में दोनों बराबरी अपद्रव्य रहता है, अशुद्धि रहती है, तो क्या करते हैं, अगर दोनों अशुद्धियां क्या होती है, क्या हुआ, अभी बोलिए, वो सब छोड़ देगा, अभी टाइम नहीं है बताने का। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे, तो इस तरह से सब में काम नहीं करता है, किसी किसी विधि में ये भी काम करता है। तो गुरुत्व पृथक्करण समझ गए कि एगो भारी रहेगा एगो हल्का रहेगा, तब हम लोग गुरुत्व पृथक्करण विधि का उपयोग करेंगे। लेकिन अगर दोनों बराबरे रहेगा तब क्या करेंगे भाई, तो ओकरा विधि हम लोग फेन पल्लवन विधि करते हैं। अब फेन पल्लवन विधि है क्या, समझिएगा थोड़ा सा। इसमें क्या करते हैं कि एक टैंक होती है, एक टैंक,
इसमें हम लोग जल को भर देते हैं, भर दिए जल को। इसमें अयस्कों के जो चूर्ण अभी बनाए थे आप, उस चूर्ण को आप इसमें डाल दीजिए, डाल दिए। और एक क्या करिए, एक इसमें घिरनी डालिए फिरकी, जिसमें हवा का झोंका उसमें जा रहा है। माने कहने का अर्थ है एगो ऐसा पाइप इसमें लगाइए, पाइप में 4 जगह छिद्र रहेगा, ठीक है। घिरनी अंदर में नाचेगी, नाचेगी तो इसमें से झाग उत्पन्न होगी। जैसे हम लोग सरफ बाल्टी में डालते हैं, उसको छोड़ दीजिएगा तो झाग उत्पन्न होगा नहीं, उसको हाथ से हम लोग चलाते हैं। तो अब वहां पर हम लोग केमिकल उमिकल डालेंगे तो हाथ से तो चला नहीं सकते, है ना, क्योंकि बहुत पावरफुल केमिकल कभी कभी रहती है। तो ऐसी स्थिति में इसको हम लोग क्या करते हैं, हवा के झोंके प्रवाहित करते हैं मशीन द्वारा। तो प्रवाहित करेंगे तो उसमें से क्या उत्पन्न होगी, झाग, फेन। तो जैसे झाग उत्पन्न होगी तो उस झाग में जो शुद्ध अयस्क होगा, शुद्ध अयस्क उस झाग के साथ ऊपर आ जाएगा, अशुद्धियां जल में घुल जाएगी। जैसे मिट्टी उट्टी बालू उलू रहेगा तो जल में क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। तो अब अयस्क को हम लोग ऊपर से छान के अलग कर लेंगे, अशुद्धि को छोड़ देंगे। फेन पलवन विधि समझ गए कैसे करते हैं, कि अयस्कों को सांद्रण करने के लिए फेन पलवन विधि, टैंक लिए, जल भरे, अयस्क डाले, हवा के झोंका प्रवाहित किया। जैसे प्रवाहित किए तो उसमें से जो अशुद्धियां थी वह पानी में घुल कर रह गई, अशुद्ध जो है ऊपर झाग पर आ गया। उसको छान के हमने क्या कर लिया, अलग कर लिया। अलग करके हम लोग उसको बाहर कर दिए तो शुद्ध अयस्क अलग हो गया, अशुद्धि। लेकिन कभी कभी ये भी विधि काम नहीं करती है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग गलनिक पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि का उपयोग करते हैं। अब कहेगा सर जी गलनिक पृथक्करण क्या होता है, तो कुछ ऐसे होते हैं जो गर्म करने पर गल जाते हैं, और कुछ ऐसे होंगे जो गर्म करने पर नहीं गलते हैं। तो ऐसे अयस्कों को सांद्रण करने की गला करके हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ए बी नाम का एक अयस्क था आपके पास, जिसमें बी तो उष्मा के साथ गल जाएगी लेकिन ए उष्मा के साथ नहीं गलेगी। तो ऐसी स्थिति में हम लोग इसको गलनी की विधि द्वारा अलग कर लेंगे, है ना। अगला है चुंबकीय पृथक्करण विधि। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को अलग करने के लिए, तो कौन अशुद्धि भाई, तो जो एक चुंबक में चिपकने वाला हो और एगो में बिना चिपकने वाला हो। जैसे उदाहरण के तौर पर लिखिए, लोहा का अगर कोई अयस्क होगा, तांबा का एक अयस्क होगा, तो उसमें तो उस लोहा चुंबक के साथ क्या होती है, चिपक जाती है, अशुद्धि तो चिपकेगा नहीं। तो उसको अलग करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, चुंबकीय पृथक्करण। देखिए एगो क्या करते हैं, एगो हमें यहाँ चक्की लगा लेते हैं गोल गोल, फिरकी, घिरनी कह सकते हैं आप। एगो फिरकी हम इधर लगा लेते हैं गोल गोल, किसी को दिक्कत। एगो यहाँ पर हम लोग आटा चक्की की तरह फीता लगा देते हैं, इसे लगा दिए, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर एगो शक्तिशाली चुंबक लगाते हैं, लगा दिए शक्तिशाली पावरफुल चुंबक। और यहां से हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से चूर्ण को गिरा रहे हैं। अब ये नाच रही है ऐसे, तो नाचेगी तो फिर की ऐसे नाचेगी तो इस चूर्ण को भी अपने साथ लेते आएगी, नहीं आएगी लेते। तो अब यहां से वो आई है, ऐसे आ रही है, लेकिन यहाँ चुंबक लागल है पावरफुल वाला, तो इसमें से जो चुंबक होगा उसको ये क्या कर लेगी, खींच लेगी। तो चुंबकीय पदार्थ इधर गिरेगी, और चुंबकीय जो चुंबक में चिपकने वाला नहीं होगा वो बेग से गिरेगा, है ने। तो दोनों अलग हो गया, तो चुंबकीय अलग हो गया और चुंबकीय अलग हो गया। तो इस तरह से पृथक करने के लिए किसको, तो अयस्क में जो अशुद्धि थी, अयस्क में जो अशुद्धि थी ओकरा अलग करने के लिए हमने अयस्कों के सांद्रण विधि को देखा, जिसमें हाथ से चुनना, गुरुत्व पृथक्करण, फेल पलवन, गलनिक पृथक्करण, चुंबकीय पृथक्करण और निश्चालन। जिनमें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है एगो फेन पलवन और एक है चुंबकीय पृथक्करण। आपको एग्जाम में ज्यादा यही पूछता है कि फेन पलवन विधि या चुंबकीय पृथक्करण विधि क्या है। चलिए अब आगे चलेंगे। अब अभी तक आपने जो क्या किया था, अभी तक आपने क्या किया कि धरातल से जो अयस्क निकाले उसमें से मिट्टी, बालू या अन्य प्रकार के जो अपद्रव्य थे उसको आपने संभवतः कोशिश किया कि अलग कर दिया है, तो शुद्ध अयस्क आपको मिला है।
क्या मिला है आपको? शुद्ध अयस्क मिला है। अब जो शुद्ध अयस्क मिला है वो सल्फाइड है, वो कार्बोनेट है कि नहीं, या ऑक्साइड के अयस्क है। तो अब इससे हम लोग क्या करेंगे, अगर ऑक्साइड के हैं तब तो सीधा हम लोग निकाल लेंगे धातु, लेकिन अगर सल्फाइड है, अगर कार्बोनेट है, तो उसको पहले हम लोग ऑक्साइड में बदलेंगे। तो वही कह रहा है सांद्रित अयस्क के धातु को ऑक्साइड में परिवर्तित करना। ऑक्साइड है तो कोई बातें नहीं है, तब तो बल्ले बल्ले है। लेकिन अगर ऑक्साइड नहीं है, सल्फाइड अयस्क है हमारे पास, अगर हमारे वजह से देखिए जिंक ZnS अभी तो सल्फाइड अयस्क है, तो ये तो हमारा सीधा सीधा तो काम बनेगा नहीं। तब पहले एक ऑक्साइड में बदलेंगे, तो अब बदलेंगे किसमें हम लोग इसको? धातु में, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ समझ गए? तो इसके लिए सबसे पहले या तो निस्तापन या भर्जन विधि करते हैं, ठीक है। जो हम लोग अभी जो निकाले कौन चीज? अयस्क। शुद्ध अयस्क को ऑक्साइड में बदलने के लिए या तो निस्तापन करते हैं नहीं तो भर्जन। अब निस्तापन और भर्जन समझाने की जरूरत नहीं है, अभी आपने पीछे ही पढ़ा था कि निस्तापन किसे कहते हैं। तब वायु की अनुपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की प्रक्रिया कहलाती है निस्तापन। अब भर्जन किसे कहते हैं? तब वायु की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की प्रक्रिया कहलाती है भर्जन, ठीक है ना। लेकिन यहां से एक VVI क्वेश्चन पूछता है आपसे कि भाई निस्तापन और भर्जन में क्या अंतर है? तब कुछ नहीं, दोनों का परिभाषा लिख देना, हो जाएगा। नींद आ रही है क्या? अच्छा चलिए थोड़ा सा माइंड को फ्री कर लीजिएगा, थोड़ा होल्ड करेंगे बाद में। हाँ चलिए, तो क्या बढ़ रहे थे हम लोग? तो निस्तापन और भर्जन में क्या अंतर है भाई? तो निस्तापन और भर्जन में निम्न अंतर है। पहले लिखिएगा एक तरफ निस्तापन, एक तरफ लिखिएगा भर्जन। अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया को कहते हैं निस्तापन। ये खास करके होती है ऑक्साइड अयस्कों के लिए। क्लियर? फिर लिखेंगे भर्जन। वायु की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की प्रक्रिया कहलाती है भर्जन। ये किसके लिए होती है? सल्फाइड अयस्कों के लिए। कोई दिक्कत? बस दोनों में इतनी ही अंतर है, परिभाषा लिख दीजिए। वो हो गया ऑक्साइड के लिए, ये हो गया सल्फाइड के लिए। किसी को दिक्कत? चलिए, तो अभी तक आपने क्या किया है कि निस्तापन या भर्जन द्वारा उसे ऑक्साइड में बदल लिया। क्लियर? अब ऑक्साइड में बदल गया है तो अब उसको हम लोग करते हैं धातु का शोधन। चलिए धातु का प्राप्ति करेंगे। तो जो धातु के ऑक्साइड है तो उसे तो सीधा गर्म कर दीजिए। अगर ऑक्साइड वाला अयस्क है तो उसको गर्म कर दीजिए तो धातु मिल जाएगी, है कि नहीं। अगर कोई ऑक्साइड अयस्क है, जैसे मान लीजिए आपके पास CuO कॉपर ऑक्साइड है, आपको कॉपर निकालना है तो कुछ नहीं, इसको कार्बन के साथ गर्म कर दीजिए, कोक के साथ, तो आपको मिल जाएगा Cu प्लस CO। ये कार्बन ऑक्साइड गैस बाहर निकल गया, कॉपर मिल गया, क्योंकि ऑक्साइड अयस्क था। मान लीजिए हमारे पास ZnO है, जिंक ऑक्साइड है, कार्बन से गर्म कर देंगे तो हो जाएगा Zn अलग, CO अलग। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं केवल ऑक्साइड अयस्कों में। लेकिन थोड़ा थोड़ा सा रुकिए, अब चलते हैं आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो आप लोग अभी देख रहे थे कि अयस्कों का हम लोग क्या कर रहे थे? धातु की प्राप्ति कर रहे थे। तो सबसे पहले उष्मा का अवकरण करेंगे। उष्मा का मतलब क्या हुआ भाई? कि जो धातु आप अभी सांद्रित कर लिए, ऑक्साइड अयस्क था, तो उसको कुछ नहीं, क्या करना है? अवकरण करने के लिए उसको ऑक्साइड यानी कि सीधे उसको गर्म कर दीजिए, और गर्म करने पर धातु की प्राप्ति हो जाता है। जैसे देखिए 2HGS, ये क्या है? सीने बार है। सीने बार का मतलब होता है मरकरी जो पारा है ना उसके अयस्क है, वो सल्फाइड है, उसको ऑक्सीजन के साथ हमने गर्म कर दिया, यानी गर्म किया तो बन गया HGO, यानी ये ऑक्साइड में बदल गया, फिर सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ये गैस बाहर निकल गई। अब फिर HGO को हमने फिर से गर्म कर दिया तो इसमें से Hg निकल गया, मरकरी निकल गया। ये आगे भी हम लोग क्लियर करेंगे। इसका मतलब आपने क्या समझा कि अभी आप पढ़ रहे थे कि ये सल्फाइड अयस्क है। क्या है?
तब पहले ओकरा ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा के का बनाए हम ऑक्साइड एस के। क्या बनाया? नहीं पढ़े थे कि सल्फाइड वाला का सांद्रण होगा, लूल नागर का शादी नहीं होता है, शादी होता है निक सुख वाला का। तो अब देखिए यहाँ पर ये बेचारा लूल नागर था, एस्टेर इन्ना का है, तो इस सीधा कर दिया इसको। क्या कर दिया? सल्फाइड एस के ला दिया। क्या ला दिया है भाई? तो ऑक्साइड में बदल गया, ऑक्साइड में बदल गया, तो सीधा सीधा इसका हो गया सांद्रण, यानी मरकरी आपको मिल गया। लेकिन लेकिन थोड़ा सा रुको, अभी धरफराव नहीं, अभी रील्स बाकी है। अब रील्स क्या बाकी है? अरे शॉर्ट वीडियो का नहीं, अभी पूरा यहां वीडियो चलेगा। अब देखो, कुछ ऐसे धातु होते हैं, कुछ ऐसे अयस्क होते हैं जिसका अवकरण गर्म करने से नहीं होता है। तो बड़ा समस्या हो गया भाई, तो उसको कैसे गर्म करेंगे, कैसे अयस्क निकालेंगे? तो भाई अगर सुंदर लड़की नहीं मिले तो केकरो से तो कराएंगे ना रे, और कुमार पौध छोड़ावेंगे कि ना छोड़ावेंगे? तो चलिए हम उसको कार्बन से अभिक्रिया कराते हैं। किससे कराएंगे? रजुआ सोच रहा है कि सर जी हमरो पर ध्यान दिया। चलिए बहुत अच्छा, ध्यान दो। तो कार्बन, सुनिएगा, कार्बन द्वारा उसका हम लोग क्या करेंगे? अभिक्रिया कराएंगे, ठीक है। अब कुछ ऐसे धातु हैं जिसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन से नहीं हो रही है, तो हम उसको कार्बन से अभिक्रिया करा देते हैं। चलो वहां से ठीक है कि कुछ का भी हो गया, वो में संपन्न हो गया। लेकिन इसके बाद, उसके बाद कुछ ऐसा रह गया कि अब ना तो ओकरा ऑक्सीजन से हो रहा अभिक्रिया और न ही कार्बन से हो रहा है। तब क्या करोगे? क्या उसको छोड़ दोगे? अरे भाई वो भी घर का बेटा है, कैसे छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे उसको। तो अब ओकरा हम लुलहुली नंगरी से शादी कराएंगे। देखो, तो उसको कहते हैं हम लोग एल्यूमिनियम। क्या कहते हैं उसको हम लोग? एल्यूमिनियम। जब ऑक्सीजन से अवकरण नहीं हो, कार्बन से अवकरण नहीं हो, तो एल्यूमिनियम से कराएंगे अवकरण। क्या कराएंगे अब उसका? एल्यूमिनियम से जब अवकरण कराते हैं ना, तो उसको कहते हैं एल्यूमिनोथर्मिक विधि। हेडलाइट है, देख रहा ना, ललका रंग लागल है, एक मतलब बड़ा ही इंपोर्टेंट है। एग्जाम में पूछता है कि एल्यूमिनोथर्मिक विधि किसे कहते हैं, तो कैसे लिखना तुम समझो। कुछ ऐसे अयस्क होते हैं जिनका अवकरण ऑक्सीजन से नहीं होता है, कार्बन से नहीं होता है, तो वैसी स्थिति में उसका अवकरण एल्यूमिनियम से कराना पड़ता है। ये विधि कहलाता है एल्यूमिनोथर्मिक विधि। कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन यहां से बन गया कि अवकरण किससे कराएंगे हम लोग? एल्यूमिनियम से, तो कहलाता है एल्यूमिनोथर्मिक विधि। यहां से एक और क्वेश्चन बनता है, कहेगा कि रेल की पटरियों के दरार भरने में कैसा उपयोग? तो एल्यूमिनोथर्मिक विधि का उपयोग। कहेगा कैसे सर जी, नहीं समझे। कभी देखो, रेल के दो पटरियां कभी एक दूसरे के टच नहीं होती है, कभी देखे हैं टच होते हुए? क्यों नहीं होती, कभी सोचे आप लोग? हाँ, देखिए रेल की पटरियां जब अटैच होती है तो इतना बीच में गैपिंग रहता है, ऐसे। ये बीच में छोड़ा क्यों रहता भाई? हाँ, जब गर्मी का मौसम आएगा तो गर्म धातु फैलती है, यानी कि वह पटरियां फैलेगी, तो जगह नहीं रहेगा, तो ये गैपिंग जो है नहीं रहने पर क्या होगा? वो टेढ़ा हो जाएगा। पटरी गर्म होने पर उठ क्या हो जाएगा? टेढ़ा। तो रेल की पटरियां पर से चक्का उतर सकती है। ऐसे तो उसको बनाने वाले किसी ने भी बनाया, बड़ा सुंदर ढंग से सजाया बनाया कि देखिएगा रेल का पटरी रहता है ऐसे, तो चक्का का बॉडी रहता है इधर से इसको घेर ले, इधर से इसको घेर ले रहता है। चक्का में ना इधर से निकलल रहता है, जिधर से हम लोग खड़ा रहते हैं बाहर से, तो उधर रहता है प्लेन, अंदर वाला रहता है उसको घेर ले रहता है। क्या है जानते हैं? कि टर्न उर पर उतरे नहीं पटरी पर से। जैसे ये पटरी है, ऐसे चल रही है, मान लीजिए ऐसे घूम रही है, तो जब चक्का चलेगी ना, तो ये अंदर वाला इसको घेर ले रहता है, एक कर अंदर अंदर वाला घेर ले रहता है। ये उतरने लगेगा तो ये कहेगा इन्ने कहा, जब इन्हें जगह कहाँ हो तो। हाँ, तो इसको धैले रहता है, समझे? अगर ये टर्न लेगा इधर से, मान लीजिए इधर मुड़ने लगेगी, तो ये चक्का उतर जाना, कहेगा उतर जा छियो हमें, तो ये कहेगा इन्ने जगह ना हो तो रे, क्योंकि पकड़ ले रहता है चक्का का ना। जैसे ये पटरी है तो चक्का इतना निकल रहता है नीचे से, साइड से ऐसे, ठीक है ना? देखिए ना गौर से, तो ये होता है, ठीक है।
लेकिन रेल पटरी की जगह इसलिए रहता है ताकि दरार को गर्मी में क्या हो जाता है, भर जाता है, और ठंडा में क्या हो जाता है, गैपिंग हो जाता है। कोई दिक्कत छोड़िए, आई तो हमको अभी रेल वाला नहीं पढ़ना है, जब हम लोग रेलवे की तैयारी करेंगे तब पढ़ेंगे, फिलहाल समझिए। अब रेल की पटरियां में ना कभी कभी दरारें आ जाती है, तो दरार को भरने के लिए एल्यूमिनोथर्मिक विधि का उपयोग किया जाता है, यानी कि फेरस ऑक्साइड यानी फेरिक ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके और वो दरार में डाल दिया जाता है, तो दरार क्या हो जाता है, भर जाता है। जैसे कहीं कहीं पर छिद्र उद्र हो गया ना पटरी में, तो उसको भरने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो आपसे परीक्षा में पूछेगा कि रेल पटरियों के दरार को भरने के लिए किसका उपयोग, तब फेरिक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम अभिक्रिया करके वहां पर बनाती है फेरिस एल्यूमिनेट, फेरिक एल्यूमिनेट, तो उसको उपयोग करते हैं हम लोग दरार को भरने में। ठीक है, चलिए तो इतना समझ गए, अब आगे चलेंगे। अब अशुद्ध धातु का शोधन। अब धातु तो आपको लगभग मिल गया, चाहे अवकरण विधि में हुआ, कार्बन द्वारा, एल्यूमिनियम द्वारा, जो भी किया आपने शुद्ध धातु ले लिया। लेकिन शुद्ध धातु जब मिला तो कुछ तो ठीक ठाक था, काम चल रहा था, लेकिन कहीं कहीं ना शुद्ध धातु की जरूरत होती है। लड़का को तिलकाने में तांबा का बर्तन उपयोग होता है, जैसे जानते हैं ना फूल वाला, क्यों नहीं देखे, ब्याह शादी में गए हैं कि नहीं गए हैं? देखिए हमारा कुमकुम तो सबसे आगे रहती है, वो अपना देखती रहती है क्या क्या विध होता है वहां पर, पंडित जी है। चलिए आई तो लड़का को तिलकाया जाता है किससे, शुद्ध तांबे के बर्तन से। ऐसे हम लोग आजकल फूल वाला से उपयोग करते हैं, तो इसलिए क्योंकि क्योंकि तांबा सबसे पहले खोज हुआ था, तो उसको लोग शुद्ध मानते हैं, इसलिए तांबे के बर्तनों से तिलकाया जाता है। चलिए आई किताब की ओर। तो अब शुद्ध धातु हमको चाहिए रे भाई, तो कैसे शुद्ध निकलेगा याद रखना, वो कौन विधि में, वैद्युत अपघटन विधि में। यहां से कई इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ध्यान से सुनना। वैद्युत अपघटन विधि में होता क्या, सो देखो, एगो विद्युत अपघटनी लेते हैं, क्या लिया हमने, गौर से सुनना। अब इसमें क्या करेंगे, एक मोटे अशुद्ध धातु के प्लेट लेते हैं, इसको कहते हैं हम लोग एनोड। कहिएगा सर जी हमको नहीं समझ में आया, फिर समझिए। जैसे अभी आप पीछे अवकरण द्वारा, कार्बन द्वारा, एल्यूमिनियम द्वारा जो अभी धातु प्राप्त कर लिए, उसमें अभी भी कुछ ना कुछ अशुद्धि है। धातु प्राप्त कर लिए फिर भी कुछ ना कुछ अशुद्धि है, चाहे वो एल्यूमिनियम आपने प्राप्त किया हो, चाहे आपने तांबा प्राप्त किया हो, चाहे आपने लोहा प्राप्त किया हो, कुछ भी प्राप्त किया हो, उनमें अभी अभी अशुद्धि आपको दिखाई पड़ रहा है कि लोहा है लेकिन अशुद्धि है, देख रहे हैं तांबा है फिर भी अशुद्धि है, आप देख रहे हैं एल्यूमिनियम है फिर भी अशुद्धि है। वो अशुद्धि को हटाना है, अब एकदम पूरा शुद्ध लेना है, 99.9% शुद्ध लेना है, अभी 90% शुद्ध है, वो अशुद्धि को हटाते हैं कैसे। तो अभी जो आपने लिया है उन 90% वाला, उसको अशुद्धि को कहते हैं हम लोग एनोड। ले लिए, अशुद्ध धातु के प्लेट को कहते हैं एनोड। खोपड़िया में रखना, ऑब्जेक्टिव यहां से पूछता है, हर बात पर पूछेगा, अशुद्ध धातु के प्लेट को क्या कहते हैं, या एनोड किस धातु की होती है, अशुद्ध धातु की। चलिए तो अशुद्ध समझ गए। एगो शुद्ध धातु का प्लेट लेंगे जो ये पतला होगा, ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग कैथोड। किसी को दिक्कत, तो शुद्ध धातु का हो गया कैथोड, आप यहां पर लिख लो शुद्ध वाला, ई लिख लो अशुद्ध वाला, कोई दिक्कत। इसमें आप एक विलयन ले लीजिए जो विद्युत धारा को प्रवाहित करेगा। जैसे मान लीजिए हम लोग मूल से पूछता है तांबा वाला, तो तांबे वाला लेते हैं, तांबा का हम लोग शोधन करने जा रहे हैं, तो तांबा का लेंगे कॉपर सल्फेट का विलयन, ये एक प्रकार का अम्लीय विलयन है, सल्फेट है तो अम्लीय विलयन होगा। चलिए हो गया, चलिए, या धातु का विलयन है तो भी समझ सकते हैं कि वह अम्लीय होगा, ले लिया। अब जैसे आप विलयन लिए और एक बैटरी से आप इसको जोड़िए, एक बैटरी से आप इसको जोड़िए, कोई दिक्कत। तो याद रखिएगा जो अशुद्ध होगा उसको आप धन प्लेट से जोड़िएगा, और जो शुद्ध होगा उसको ऋण प्लेट से जोड़िएगा, ध्यान रखना है, ठीक। शुद्ध को माइनस से, अशुद्ध को प्लस से। बैटरी में जो लंबा टर्मिनल होता है
वो होता है धन का, और बैटरी में जो छोटा टर्मिनल होता है वो होता है ऋण का। परीक्षा में पूछता है सब कि बैटरी में बड़ा टर्मिनल किसको प्रदर्शित करता है, तो धन, और जो छोटा टर्मिनल होता है वो किसको प्रदर्शित करता है, ऋण को। यहां तक कोई दिक्कत? अब बैटरी जोड़ दिए, स्विच दीजिएगा, धारा का प्रवाह होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही धारा प्रवाह होगी तो ये टूटना शुरू हो जाएगी, यानी CuSO4 जो है वो अलग अलग हो जाएगी, यानी Cu पर डबल डिस्चार्ज हो जाएगा, चार्ज लग जाएगा धनायन का, SO4 पर डबल रिचार्ज हो जाएगा माइनस का। कोई दिक्कत? डबल रिचार्ज माने 2 रिचार्ज। ए पर एगो याद आ गया, एगो लड़की गई बाजार से लौट रही थी, मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया उसको, तो हमरे जैसे दुकानदार के यहाँ आई, कहा भैया थोड़ा सा रिचार्ज कर दीजिए 2 महीने का, है ना। तो पैसा दी हमको, कहा कितना का होगा, हम के लिए 600 का होगा 2 महीने का। 600 रुपया दी हमको। हम बोले भाई नंबर दीजिए, तो समझ ली कि देखिए ना दुकानदार नंबर मांग रहा है, कहीं फोन करेगा। हाँ, माने माने वो सोची है कि नहीं, तो हमको गलती नंबर दे दी, गलत नंबर दे के चली गई। माने माने वो खुश। अब वो दुकानदार फोन करता होगा तो धरबे नहीं करेगा हमको। हाँ, घर जा करके घर पर बोला अपने घर वाला को कि देखिए ना हम वो दुकानदार को गलती नंबर दे आए हैं, अब वो भाई फोन धरा रहा होगा हमसे बात करने के लिए, तब बात होगा। एक मिनट हमारी, बताइए नंबर रिचार्ज हो गया, गलती बताइए। लड़की सबको तो इतना बुझ नहीं आता है भाई, बताइए। आइए किताब की ओर। सही बता रहे हैं, ये अपने यहाँ की घटना है। उसको लगा कि भाई गलती नंबर दे देंगे तो फोन ही नहीं धरेगा। अरे रिचार्ज हो गया, गलती तुम्हारा 600 गया रुपया। क्या जी? आरती मने मने सोच रही है कि हमारे बारे में कह रहा है कि सर जी। आइए किताब की ओर। हम लोग पढ़ रहे थे कि Cu, लड़कियां को बुझने नहीं आता, ध्यान रखना थोड़ा सा। Cu प्लस SO4, Cu प्लस SO4, Cu को हमने क्या कर दिया, अलग, SO4 पर अलग रिचार्ज हो गया माइनस का। अब देखिए ये दोनों में क्या होगा, समझना गौर से। ये SO4 जो है, SO4 माइनस वाला जो है वो चल आएगा एकरे साथ, एनोड के साथ, है ना। एनोड में जो शुद्ध तांबा है, शुद्ध तांबा, इनमें तो अशुद्ध था ना, तो अशुद्ध के साथ तो कुछ ना शुद्ध होगा, तो उस शुद्ध वाला के साथ कहला कि हमको अब क्रिया कर लिया उससे। तो पहले से था उसमें कौन चीज, SO4 गया था इधर से, ओकरे में था कौन चीज, Cu, तो ओकरा से अभिक्रिया करके बना लिया CuSO4। CuSO4 टूटा, अब फिर अलग हुआ, अलग से फिर अभिक्रिया करके, तो इसको कहते हैं उत्कर्मणीय और अनुत्कर्मणीय, दोनों है। टूटना जुटना टूटना जुटना जारी है यहाँ पर, ठीक है। तो इधर से अब इसमें से तांबा जो है निकलना शुरू हो गया, निकल गया। तो ये जो देखिएगा ना, ये पतलाते जाएगा, ये जो है ना अब धीरे धीरे पतलाते जाएगा, है पतला हो गया है, और पतला हो गया, और पतला हो गया एकदम। माने इसमें से तांबा आप निकालते चले गए, तो जो मोट डांट था वो धीरे 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 क्या होगा, पतलाएगा। इधर जाके इसमें छोड़ते जा रहा है, इसमें जाके छोड़ते रहा, तांबा आके इसमें परत जमते जा रहा है, जमते जा रहा है, मोटकर होते जा रहा है, हो गया। कोई दिक्कत? थोड़ी देर बाद देखिएगा कि अशुद्धियां ना पेंदी में जमा हो जाता है, अशुद्धि, है ना, इसको धातु मल आप लोग कहे थे, नहीं कहे थे पीछे, तो अशुद्धि यहाँ जमा हो गया। अब जब देखिएगा ये पूरा पुचक पचाक गया, खत्म हो गया, तो समझिएगा कि ये अब क्या हो गया, हमको शुद्ध धातु। धारा प्रवाह बंद कर दीजिए। अब कैथोड को बाहर निकालिए, ऊपर कौन सी का परत जमल होगा, तांबा का परत ना, वो छिल छिल के निकालिए। 99.9% शुद्ध होता है, तो धातु शुद्ध निकल गया। अभी वो पूरा नहीं है, 99.9% शुद्ध है, अभी भी थोड़ा सा रह गया है, लेकिन अब हमने शोधन नहीं करेंगे, अब करेंगे इंटर में शोधन। इंटर मतलब अगला क्लास में, हमारा क्लास में इतने तक कहता है शोधन करने के लिए। कोई दिक्कत? चलिए, तो अभी तक आप पढ़ रहे थे वैद्युत अपघटन विधि। देखिए परीक्षा में पूछता है, ओकरा हेडलाइट से हम लिख दिया ललका रंग से, बड़ा खतरनाक है, ये परीक्षा में पूछता है। आपको वैसे ही वहां फोटो बना के पूरा प्रेम से सजा के लिखना होगा। चलिए, तो अब आगे चलते हैं। तांबा का शोधन हो ही गया, इतनी रहने दे कि पढ़ा ही दे, रहने देते हैं, बहुत बच्चे मन उब गया है, तो कल देख लेंगे, और बहुत ज्यादा है वीडियो अभी, ठीक है। तो आज के लिए इतनी ही रहने देते हैं।
कल हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, क्योंकि बच्चे सब ना बहुत थक जाते हैं। तो आज के लिए तब तक हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। आए